से भी सदा है तू अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं प्राइमेट। आजादी से एक दिन पहले भारत ने पाक की निंदा की तो पाक ने अपनी आजादी के 2 दिन बाद फिर गुर्राते हुए कारगिल के द्रास और काक्सर में ताबड़तोड़ फायरिंग की। पिछले कुछ दिनों से पाक ने सीमा पर एक ऐसा माहौल बना दिया कि न जाने कब आर पार की लड़ाई छिड़ जाए। उसे खुद से ज्यादा अगर किसी चीज पर भरोसा है तो वो है भारत की शांति प्रिय नीति पर पूरा भरोसा। तो फिर पाकिस्तान सीमा पर गर्मा गर्म माहौल क्यों बना रहा है? इसके पीछे पाक की कौन सी नापाक साजिश काम कर रही है? जबकि पाक ये अच्छी तरह से जानता है कि भारत के सामने वो किसी भी मामले में कहीं नहीं ठहरता। बार बार सीज फायर का उल्लंघन, अब तक 60 बार सीज फायर का उल्लंघन। 2012 में 93 बार सीज फायर का उल्लंघन। 2010 से 2012 तक सीज फायर उल्लंघन के 200 मामले। भारत से 4 बार मुंह की खाने वाला पाकिस्तान कुछ सालों से विश्राम के बाद सिर उठाने लगता है। 5 अगस्त से लेकर अब तक पाकिस्तान कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। इस हफ्ते पाकिस्तान करीब 12 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। शुक्रवार को भी पाक की ओर से कारगिल के द्रास और काक्सर में भारी गोलीबारी हुई। बुधवार रात कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश हुई जिसे नाकाम कर दिया गया था। सेना ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग की जिसमें 2 घुसपैठिए मारे गए। सेना के मुताबिक कुपवाड़ा भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के बेहद नजदीक है, जिसके चलते इस इलाके में घुसपैठ की कोशिशें लगातार होती रहती हैं। सेना की माने तो इस संवेदनशील इलाके में कुछ ही दिन के अंदर घुसपैठ की करीब 13 कोशिशों को नाकाम किया गया। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं देता? पिछले कुछ 20-22 साल से पाकिस्तान ने एक रणनीति अपनाया जिसमें वो घुसपैठ और दहशतगर्दी के गुटों को भारत के खिलाफ भेजते हैं। उसके अलावा दोनों देशों के पास महाविनाशक हथियार है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि भारत जो है, जो रणनीति हमको अपनाना चाहिए, जिस प्रकार की देश के अंदर दृढ़ता की ज़रूरत है, कई जगह में कमी है और उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया है। दरअसल भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि खराब करने के मूड में नहीं। इतना ही नहीं, भारत 2003 के भारत पाक शांति समझौते को फॉलो करता है, जबकि पाकिस्तान हर बार समझौते का उल्लंघन करता आया है। सोमवार 5 अगस्त को 5 जवानों के शहीद होने के बाद ये मांग एक बार फिर जोर शोर से उठी कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। बातचीत बंद कर सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए। लेकिन इससे भारत का रवैया कहो या मजबूरी, भारत चाहकर भी पाकिस्तान से बातचीत बंद नहीं कर सकता। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अफगानिस्तान। बहुत जल्द अमेरिका अपनी बची कुची फौज अफगानिस्तान से हटा लेगा। उसके बाद तालिबानी आतंकवादियों के फिर से उभरने की आशंका भारत को दिखाई देती है। अगर ऐसा होता है तो भारत में बड़े हमले की आशंका बढ़ेगी। लिहाजा पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर जारी रखते हुए तालिबानी आतंकियों के ऊपर से उठने को रोकना होगा। बहरहाल जिस पर पाकिस्तान बार बार भारत को मुंह चिढ़ाता है, उससे साफ है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान सुधरेगा तो सुधरेगा कब, या यूं ही समय पर सीज फायर का उल्लंघन कर भारत की शांति प्रक्रिया में खलल डालता रहेगा। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज।
तो प्राइमेट में आज चर्चा इसी मसले पर होगी कि आखिरकार पाक की नापाक नीति क्या है और क्यों पाकिस्तान को खुद पर से ज्यादा भारत पर भरोसा है कि इंडिया एक शांतिप्रिय कंट्री है, ये शायद ही कभी कुछ कर पाए। चूंकि इतनी चेतावनियों के बावजूद, इतना निंदा प्रस्ताव पास होने के बावजूद लगातार भारतीय राजनीतिक दल और डिप्लोमैट्स के थ्रू जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इन सब के बावजूद अगर कोई चीज अभी नहीं बदली तो वो है पाक की नीयत और उसकी नीति दोनों ही हिंदुस्तान के खिलाफ है। 14 साल बाद कारगिल में जिस तरीके से उसने हाल में दखलंदाजी की है द्रास में, वो बताता है कि हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सत्या बहन कांग्रेस की जानी मानी लीडर हैं, बेहतर समझते इन हालातों को। सत्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक प्रधान जी हमारे साथ हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशोक जी बीजेपी से हैं। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सत्या जी, क्योंकि पहले सरकार जो है इस वक्त आपकी है और बेहतर तरीके से लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का जो रवैया है हाल के दिनों में, उसे हजम किया जा सके, पचाया जा सके, उसे एक्सेप्ट किया जा सके, ऐसी स्थिति नहीं है। क्यों आपकी सरकार इस पर पूर्ण विराम या कम से कम अल्प विराम लगा पाने में भी नाकामयाब है? देखिए, ये कांग्रेस जो सरकार है, तो सरकार तो काफी उन पे हमारी सेनाएं भी वहां पर काफी सतर्क हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पाकिस्तान की फितरत ऐसी बन गई है कि वो कभी भी उनकी, एक तो ये बात है कि देखिए, पहली बात तो हमेशा दुनिया भर के देशों ने भी, जो शांतिप्रिय देश हैं जी, या फिर भारत है, भारत की तो अपनी इंटरेस्ट है कि भाई वहाँ लोकतंत्र की बहाली हो, लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चले, लेकिन वहाँ दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं है जी। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार है जी, इससे पहले भी सरकार चुनी थी, लेकिन उसमें उसका सेना पे कंट्रोल नहीं होता। जी जी, ये सबसे बड़ी बात है कि सेना पे उनका कंट्रोल होता नहीं है और सेना उनके उसमें काबू में नहीं है, जैसे चाहती है वैसे। और सेना में जो आईएसआई है वो पूरी तरह से भारत को डिस्टर्ब करने में अपना बहुत बड़ा वो समझती है। जी जी जी। तो वाकई में जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है और इस गंभीर स्थिति पर कोई फैसला जरूर लिया जाए, इसकी बेहद सख्त जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की नीतियां, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कामयाबी कम से कम इस मामले में सरकार को फिलहाल तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, आपका और आपकी पार्टी का इस पर क्या कुछ स्टेटमेंट या क्या रिएक्शन? क्योंकि लगातार इतना सब कुछ होने के बावजूद एक बार फिर 14 साल बाद करगिल में एक बार दखल अंदाजी दिखाई दी पाकिस्तान ने कि आप कुछ भी कीजिए, हम नहीं सुधरेंगे। देखिए वंदना जी, मैंने पहले भी कहा है, आपके चैनल के माध्यम से कहा, और अभी जो आईबी का और बाकी सबका रिपोर्ट है जी, वो यही है कि चूंकि जो तालिबानी थे वो अफगानिस्तान में व्यस्त थे जी, और जो भी इनके ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिस्ट का है पाकिस्तान में, जी चाहे वो सईद साहब का हो या चाहे और लोगों का, जी, ये जितने लोग भी हैं जी ये सब अब वहां से खाली हैं और उनका एक ही मकसद है कि वो हिंदुस्तान को जी, किसी भी तरह डिस्टर्ब करें। जी, ये चीजें हम लोगों को पहले से भी देखना चाहिए और सरकार की जो नीति है, अभी हमारी कांग्रेस की जो बोल रही थी यहाँ पे, जी, जी, ये गवर्नमेंट की नीति भी है कि जब अगर आप किसी को शक्तिपूर्वक नहीं निपटेंगे और उसमें कमजोर रहेगा तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। जी, आज जो देश में उग्रवादियों का जो बोलबाला है, आप देखिए बाहरी शक्ति के साथ साथ आंतरिक शक्ति देखिए। जी, जी, अब हमारे 5-7 स्टेट हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां पे हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई मामला ऐसा आता है। जी, कभी वहां हमारे सैनिक मारे जाते हैं, कभी आम आदमी मारे जाते हैं, जी, कभी तो वहां शीश काट के सड़क पे डाल देते हैं। अभी एक झारखंड का मामला था, जी, जी, 2 लोगों को सर काट के उग्रवादियों ने सड़क पे रख दिया था। ये हमारे भारत में सीमा पे भी है। पाकिस्तान के पहले सैनिक आए और हमारे सैनिकों को शीश काट के ले गए। भारत ने कहा हम इसका प्रतिकार करेंगे, इसका जवाब देंगे, नहीं हुआ। जी, आज फिर यही स्थिति हुआ, 5 सैनिक हमारे शहीद हो गए। फिर हम लोग कहते हैं ये करेंगे। हम लोग ये कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। इसमें एक्शन चाहिए। नहीं तो एक्शन क्या होना चाहिए? क्या एक्शन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार को लेना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे चूंकि सत्यबहन जी बोल रही थी, पिछली सरकार जब यूपीए की सरकार थी तो आपने देखा था कि जितने जो शहीद थे जी, उनकी विधवाएं अपनी मेडल वापस करने दिल्ली पहुंच गई थी। जी, जी, उनका भी एक मांग था जी, और वो मांग को सरकार ने पूरा नहीं किया। और आज भी ये स्थिति है। बार बार हम किसी बात को कहते हैं, देखिए कोई चीज अगर मेरे अंदर में बीमारी है उसको मैं छिपाऊंगा जी, तो निश्चित रूप से शरीर को नुकसान होगा और ये आउट ऑफ कंट्रोल होगा। जब देश में ऐसी परिस्थितियां हैं तो उसको देश के सामने रखना चाहिए और उसको लड़ना चाहिए। गवर्नमेंट आजकल पता नहीं क्या हो गया, चीन हमारे देश के अंदर घुसपैठ करता है, हमारी जमीन पे वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं हमारे जवानों। अगर आप ये कह रहे हैं कि हर मामले में गवर्नमेंट फेल ही है? नहीं, देखिए अब इसमें तो मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट खुद ही अपना आत्म अवलोकन कर ले किस मामले में वो सक्षम है।
वो चाहे आज कारगिल 14 वर्षों बाद हुआ है, फिर चूंकि आपको याद होगा जब पिछली बार कारगिल वाला मामला आया था काफी हद तक मुझे लगता है कि देश की जनता भी आपकी तरह ही अशोक जी सोच रही है और शायद यही वजह है कि वो सरकार से इस पर जवाब चाहती है, क्योंकि 65-66 साल हो चुके हैं, बल्कि दोनों देशों को आजाद हुए, एक दूसरे से अलग हुए, लेकिन 66 साल में 4 बार तो युद्ध हुआ। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से युद्ध हुआ 1971 के बाद, ये जो सीमा विवाद है ये कुछ और ज्यादा ही परिपक्व हो गया। ऐसा लगा कि एक एटम बम में कन्वर्ट हो गया जो कि कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। सिचुएशन बहुत ड्रास्टिक रखी। और इसी के साथ हमारे कुछ और मेहमान भी इस बीच चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके थे। कर्नल BN थापर साहब रक्षा विशेषज्ञ थे, इस वक्त हमारे साथ हैं। थापर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही फजल इमाम मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। फजल जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। तो चर्चा लगातार जारी है। थापर साहब आप बताएं, पाकिस्तान के लिए जो नीति फिलहाल इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपना रही है, आपको लगता है सक्सेसफुल है? क्योंकि इतना कुछ करती है सरकार, ऐसी स्टेटमेंट, कड़े कदम, निंदा प्रस्ताव सब कुछ होता है, लेकिन सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन होना रुक नहीं रहा। एक बार फिर से उन्होंने वही हरकत कर दी जो कि हम बार बार पाकिस्तान के बारे में सोचते भी हैं कि कुछ भी हो जाए ये नहीं बदलेगा। देखिए, जो कुछ भी सीमा पर हो रहा है, चाहे वो LOC पे हो, चाहे वो LAC पे हो, चाहे IB पे हो, वो एक बड़ी सोची समझी हुई प्लान के मुताबिक हो रहा है। हाँ, ये नहीं है कि स्पॉन्टेनियसली कुछ उधर घटना हो गई तो उसको कंटेन किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है और उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन जब ये एक कंट्री लेवल पर, देश की लेवल पर एक सोची समझी हुई प्लान का हिस्सा है तो हमें उसके बारे में बिल्कुल गंभीरता से सोचना चाहिए। ये आज कारगिल में जो फायरिंग हुई है ये कोई रैंडम चीज नहीं हुई है कि एकदम कोई अचानक से कुछ हो गया। एक पूरी नीति के अनुसार हो रहा है और हमें समझ में नहीं आता कि इसके लिए पूरे सक्षम कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। और इसका जवाब पहले ही मर्तबा में दिया जाता, ठीक तरीके से, मिलिट्री तरीके से दिया जाता तो दूसरी घटना नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन हम हर बार दबा लेते हैं, हर बार अगली बार देखेंगे, हम ठीक समय पर ठीक जवाब देंगे, इनसे पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं। दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि ये तालिबान वगैरह जो है और ISI है, ISI एक फौज का हिस्सा है, आप उसे कोई जुदा ना समझे। और जब मुशर्रफ थे और जितने भी इनके बड़े बड़े नेता, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ISI का हिस्सा रह चुके हैं। और जो भी राष्ट्रीय उनकी नीतियां हैं वो ISI से अगर बनती है तो उसका फौज का पूरा समर्थन है। ये मत सोचना जो तालिबान है, अल कायदा है, ये जितने भी लश्कर वगैरह हैं, ये सब को बैकिंग ISI की है। साहब आप जरा मुझे ये भी क्लियर करें, क्या आपको लगता है, मतलब मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप इसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करें हमारे व्यूवर्स के लिए, आपको लगता है कि कंपैरिजन किया जाए किसी भी दृष्टि से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो आर्मी वाइज कह लें, डिफेंस वाइज कह लें, किसी भी सेक्टर में हम बात कर लें, आपको लगता है कि भारत हर लिहाज से, हर जगह, हर सेक्टर में मजबूत है पाकिस्तान के कंपैरिजन में? हाँ, मजबूत है। पाकिस्तान मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान हमसे मजबूत है या हम उनसे मजबूत है? हर चीज में मजबूत है जी, क्योंकि हम बड़ा देश हैं। हाँ। लेकिन क्वालिटेटिव और जो हम इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जगह चाहते हैं कि हमारी ये जगह हो, वो जगह प्राप्त करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को रक्षा के जो मामले हैं उनको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। नहीं तो आपको भी लगता है कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस नहीं है? नहीं ये ले रहे, क्योंकि बजटरी कट्स हो रही हैं और सेना को जो इक्विपमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, पे एंड अलाउंसेस हैं, ये सब चीजों का अच्छा असर नहीं पड़ता। फजल जी, आपको क्या लगता है कि वाकई में सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रही हैं सरकारें? कहाँ गलती है, क्यों चूक है, और कैसे पाकिस्तान को बार बार इतना मौका मिल जाता है कि वो एक के बाद एक ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है? कभी सीमा पर उसके यहाँ सेना की संख्या बढ़ा दी जाती है, कभी अचानक से कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं। हमारे 2 जवानों के सिर काट के ले जाते हैं पाकिस्तानी सैनिक, हालांकि पाकिस्तान इस बात को मानता नहीं है। तो क्यों इस तरीके की चीजें बार बार? देखिए, पाकिस्तान को भरोसा हो गया है कि हिंदुस्तान कुछ करेगा नहीं, ये भरोसा है, मुंह से बोलेगा लेकिन जमीन पर कुछ नहीं, मुंह से बोलने से कुछ होता नहीं। पाकिस्तान की फितरत है। दूसरी बात यह है कि जो भी आज घुसपैठिए
हिंदुस्तान में भेजने की जी जो उनकी आदत हो गई है कि वो एक तरह से फायरिंग करना शुरू करते हैं, फिर वहां से घुसपैठियों को हमारे देश लेकिन के अंदर। सत्या जी, आप ही लोगों की सरकार तो है जो ये नहीं, रोक सरकार पाने में भी है, नाकामयाब है। पूरा उस पर हमारी सेनाएं हैं, सेनाएं हमारी है तो सब कुछ है हमारे पास। नहीं, सेनाएं कहाँ कुछ जवाब होता है? देती है सेनाएं बकायदा, ऐसी बात नहीं है। और हमारा आधिकारिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, राजनयिक स्तर पर भी वार्तालाप चलिए, होता मैं है। इस पर आपसे आगे जरूर चर्चा करूंगी। फिलहाल फजल जी का रिएक्शन मैं इस पर चाहती हूँ। नहीं, देखिए वंदना, बहुत सारी बातें ठीक है कि पाकिस्तान बार बार घुसपैठ है। बुनियादी चीज ये है कि पाकिस्तान की जो नींव पड़ी जिस बुनियाद पर, वही गलत थी। धार्मिक आधार पर जो बुनियाद पड़ी, ये सारा गठबंध यही हो रहा है। सिर्फ ये नहीं कि हिंदुस्तान, वहाँ की उनकी जो हालात है, उनके जो सियासी सामाजिक हालात हैं, अगर आप उसको देखिए, मुझे अभी एक कमेंट आया है मैंने फेसबुक पे, वहाँ के एक साहित्यकार है, बहुत 20-22 साल की उम्र के। आप सोचिए कि वो वहाँ क्या सोचते हैं लोग। उनका कहना है कि पाकिस्तान को ममलकत खुदादाद कहा जाता है, यानी खुदा की देन है कहा जाता है। अगर सियासी लसानी मतलब भाषाई और मजहबी जमातों की दहशतगर्दी और फतवेबाज मौलवियों की बदमाशियों के बावजूद ये मुल्क अगर बचा है तो इसे सचमुच खुदा की देन कहा जा सकता है। तो ये वहाँ की सोच है कि वहाँ किस तरह से का जो माहौल है, और वो माहौल चूंकि सियासी, सामाजिक और वहाँ की जो दूसरी तरह की चीजें जिसको कट्टरपन भी कहा जा सकता है, दहशतगर्दी, वहां भी लोग रोज मारे जा रहे हैं। तो वो माहौल से उबरने के लिए पाकिस्तान की सरकार मुद्दों को डाइवर्ट कर रही। दूसरी नहीं, लेकिन आप अपने आंतरिक हालात से निपटने के लिए पड़ोसी के घर में आग लगाओगे, ये किसने कहा? चूंकि भारत की पाकिस्तान की बुनियाद और भारत दुश्मनी पर है जी। तो देश जो है, ये बुनियाद जो मैंने कहा कि बुनियाद ही गलत पड़ी, जिस धर्म के आधार पर उस देश की बुनियाद पड़ी, उससे ही सारा गड़बड़ झाला। लेकिन अगर धर्म की भी बात मान ले फजल जी, जैसा आप कह रहे हैं, तो इस्लाम तो अपने आप में कहता है कि दूसरे धर्मों के लोगों को भी आप इज्जत दीजिए, उन्हें भी जीने दीजिए, यही इस्लाम का उसूल है। इस्लाम का उसूल है, लेकिन जब सियासत होती है, आप पाकिस्तान के हालात को अगर देखिए वंदना, वहां से लोग अभी आए हुए थे, वहां आपको AK-47 इस तरह से मिलते हैं जैसे हमारे प्याज और आलू मिलते हैं। कहते हैं कि आप बाजार में चले जाइए, 10-20 हजार रुपए में खरीद, आप उसका मोल भाव कीजिए और उसके साथ 1-2 हजार रुपए आप दे दीजिए, वो रात को आपको घर पहुंचा देते। तो ये स्थिति, और सियासी जमायतों के साथ वहां ये स्थिति है कि वो लोग एक तो सियासी जमायत है, लेकिन उसके साथ ही स्थिति वाकई वहां भी गंभीर है, लेकिन गंभीर स्थिति होने के बावजूद ऐसी विंग को रखे हुआ है जो हथियारों से काम लेती है अपने विरोधियों को खत्म लेकिन हिंदुस्तान इन सबके बावजूद अगर हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल, सत्य जी मैं बिल्कुल आपके पास लौटूंगी, बिल्कुल लौटूंगी। आपकी घटना जो है जी, कराची की घटना है, जो एक सिरफिरा आदमी, एक यहाँ तो इंडिया में तो प्रोहिबिटेड वेपन है, बड़ा वेपन लेके पूरे रात वहां पर पुलिस को, लोगों को, ये पाकिस्तानियों के लिए बड़े अचंभे वाली बात नहीं है, रात की बात है, बहुत नॉर्मल है जैसा फजल जी कह रहे हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद प्राइमेट में फिर से हमारी चर्चा जारी रहेगी। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। कब सुधरेगा पाक, इसी पर हो रही है प्राइमेट में चर्चा। हमारे पैनल में हमारे होनहार मेहमान मौजूद हैं और कई दिलचस्प बातें इस दौरान निकल कर आई। हमारे साथ कर्नल BN थापर साहब, रक्षा विशेषज्ञ के, हमारे साथ सत्या बहन, कांग्रेसी लीडर, अशोक जी हमारे साथ बीजेपी लीडर मौजूद हैं, और साथ ही फजल इमाम मलिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के दरमियान चर्चा जारी थी और चर्चा के दौरान एक बड़ी दिलचस्प बात निकली कि क्या किया जाए, क्या अटैक किया जाए,
क्या एक बार फिर से युद्ध किया जाए और इस बार जो पहल है वो हिंदुस्तान कर दे, क्योंकि लगातार वो रुक नहीं रही पाकिस्तान की जो नियति है। क्या किया जाए? क्या इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाया जाए? क्या उससे मामला सुलझेगा? बातचीत से नहीं सुलझा। बान की मून हाल में ही दखल देने की बात वो कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं नॉर्मल होने चाहिए, लेकिन कैसे होंगे, क्या किया जाए? बार बार घूम फिराकर एक ही सवाल के कि करें तो क्या करें। थापर साहब, आप इस पर कुछ कहिए, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप बेहतर जानते हैं। आपकी नजर में क्या ऑप्शन है इस स्थिति से निपटने का? मैं आपको 2-3 पॉइंट समझाना चाहता हूं। जी जी। सबसे पहली बात है, जैसे बताया गया कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना है, तो इसलिए शुरू से ही कुछ डिफरेंसेस की डिफरेंस कह लीजिए या नफरत कह लीजिए जो वहां पे है लोगों के अंदर। दूसरी बात यह है कि हमारा जो 71 का युद्ध हुआ है उसमें वो देश के 2 टुकड़े हो गए जी। ये भी उनको कभी कबूल नहीं हुआ और उसका रिवेंज लेने के लिए जी। वो हमेशा मौका ढूंढते हैं। स्टेट पॉलिसी बन गई है। तीसरी बात यह है कि हम सियाचिन में भी उनको थोड़ी सी मार दे दी और इसलिए वो एक किस्म का माहौल पैदा कर रहे हैं जहां पर वो इस तरह की कार्रवाई कर सके। उनकी एक बड़ी फिलॉसफी है जी। कि जो इंडियन स्टेट है उसमें इतना दम ही नहीं है कि वो हमको हमारे ऊपर युद्ध कर सके। ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसे सोचते हैं। एक बड़ी भारी किताबें हैं, 4 wars and 1 assumption जी। एक ही assumption है कि हिंदुस्तानी देश हमारे ऊपर, हालांकि 4 बार हार चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में इस तरह की वो है। इसको आगे बढ़ावा देने के लिए ये सब बनाए गए हैं। ये हाफिज सईद के और अलग अलग किस्म के सिपाही बनाए गए हैं जो कि उनको शय मिलती है पाकिस्तान से। शय क्यों? उनको पूरा स्टेट पंजाब गवर्नमेंट पूरा हाफिज सईद को फंडिंग कर रही है। ये आप हमारे हिंदुस्तान के पंजाब वाली बात कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान के पंजाब की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। जी जी। पाकिस्तान की जो पंजाब है, पंजाब स्टेट उनको पूरी तरह से फंड कर रही है जी। तो आप बताइए इस माहौल में आप बात करेंगे किससे, क्या मुद्दा लेंगे और उसका आपको फैसला। तो आपने ये कंक्लूड कर लिया कि अपने इस पूरे जो भी आप व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं कि बातचीत का तो कोई विकल्प ही नहीं है। नहीं, ये समय ठीक नहीं है। बातचीत के लिए ठीक समय होना चाहिए जब बातचीत की, मित्रता की उतनी जरूरत उनको महसूस हो जो हमको हो रही है। अब एक तरफा है, हमको महसूस हो रही है, उनको महसूस ही नहीं हो रही है, वो दुश्मनी पे खड़े हुए हैं। तो इसलिए नहीं, तो फिर नेक्स्ट क्या? फिर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरा ऑप्शन है जवाब देना, सीमा पे जवाब देना, बराबर का जवाब देना। ये जो मतलब वो एक अटैक करें तो हम तुरंत उसको एकदम उसी वक्त 24 एक्शन रिएक्शन फटाफट होना चाहिए, तो शायद स्थिति कुछ सुधर जाए। कुछ ऐसा आपको लगता है? हाँ, रिस्पॉन्स होगा उसी वक्त। रिस्पॉन्स अगर पहली बार जोरदार रिस्पॉन्स हुआ होता तो उसके बाद में दूसरी बार वो 10 बार सोच के करते थे। जी जी। दिक्कत ये हुई वंदना कि जब पिछली बार भी, इससे पहले भी जब उन लोगों ने फायरिंग की, हम लोग थोड़ा पिछड़ गए इस मामले में। हमें भी ठीक कहा था साहब ने कि हमें भी उसी तरीके से, क्योंकि अब दुश्मन की जवाब दोस्ती के साथ नहीं हो सकती। वो बार बार हमले कर रहे हैं और हम एक ही भाषा में बात करना जरूरी है ताकि दोनों को समझ आए। और हम ये नहीं कहते कि आप हमला युद्ध हो जाना चाहिए। युद्ध अल्टीमेट बहुत आप एक्सट्रीम पे हम जाके सोच सकते हैं। युद्ध ये होगा कि युद्ध से बहुत सारे, जैसा आपने भी कहा कि बहुत सारे नुकसान दोनों देशों को होंगे। युद्ध के नुकसान दोनों देशों के, पारंपरिक हथियार से हम लड़ाई लड़ेंगे तो वो हमारे सामने कहीं नहीं टिकेंगे एकदम। आप पिछले युद्ध में हम देख चुके हैं कि हमने बार बार उन्हें मारा है, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी उनके पास भी एटम बम है। वो उसके खतरे हो सकते हैं कि वो जब हार जाएंगे। ये आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि उनके पास भी स्थिति जो है इस वक्त वो काफी ठीक ठाक ही है। वो उससे अगर वो उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका वो इस्तेमाल पूरे इस एशियाई खित्ते को बहुत बर्बाद करेगा। कारगिल की जो लड़ाई हुई थी वो लगभग हमें ऑल आउट वॉर के तौर पे थे तक ले आया था, वहां तक ले आया था। लेकिन कोई न्यूक्लियर सिर्फ धमकी देने के सिवाय कुछ नहीं हुआ जी। सबको पता है कि न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल करने का नतीजा क्या होगा। अच्छा, न्यूक्लियर मिसाइल्स की आपने बात कर दी तो मुझे लगता है भारत के पास भी काफी अच्छा खासा खेमाक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है। हम सेकंड्स में खेल जो है
वो खराब कर सकते हैं पाकिस्तान का। कुछ साल पहले पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि महज 8 सेकंड लगेंगे हमें हिंदुस्तान को तबाह करने में। आखिरकार पाकिस्तान को अपनी उस टिप्पणी पर झुकना पड़ा और उसके बाद उसने माना कि हर लिहाज से हिंदुस्तान फिलहाल के जो हालात हैं डिफेंस के सेक्टर में उससे काफी आगे और ऊपर है, और ना सिर्फ हम पाकिस्तान से आगे हैं। अपने व्यूवर्स के लिए मैं बता दूं कि दुनिया के सबसे 10 जो ताकतवर देश हैं उनका एक सर्वे किया। ये सर्वे किया ग्लोबल फेयर पावर कंपनी ने। इस सर्वे की जो रिपोर्ट आई वो बहुत चौंकाने वाली थी। हिंदुस्तान जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में नहीं बल्कि टॉप 5 में शामिल है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रशिया, तीसरे पर चाइना, और उसके बाद जो चौथा स्थान है डिफेंस बजट को लेकर या तमाम जो हमारी आर्टिलरी है उसे लेकर, फोर्सेस को लेकर, हर चीज को लेकर वो हमारे पास काफी ज्यादा है और हम हैं चौथे स्थान पर। हमारे बाद यूके का नंबर है और जो टॉप 10 की लिस्ट है बल्कि टॉप 15 की भी लिस्ट है, पाकिस्तान इससे कहीं दूर है। लेकिन इन सब के बावजूद क्यों हमारी सरकारें इस चीज को रोक पाने में नाकामयाब रही है? सत्या जी, फिर आपसे घूम फिरा के वही सवाल के कि हर सेक्टर में फोर्स हमारे पास ज्यादा है, वायुसेना हमारी कई मामलों में चाइना से अच्छी है। थापर साहब इस बात को मानते होंगे। हाल में विक्रांत ने हमें और मजबूत कर दिया कि जिस तरीके का युद्धपोत हमने हाल में डेवलप किया, तमाम चीजों में देखिए। उसके बाद सिर्फ आपकी एक लचर सरकार के रवैये की वजह से पूरा देश ये झेल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान झेल रहा है। लोगों के घर से उनके बेटे जो हैं वो जाते जा रहे हैं। किसी ने बिहार में ही, मुझे याद है, जेडीयू के एक लीडर थे, उन्होंने बड़े बेशर्मी कहूं मैं इसे और क्या कह सकती हूं, उन्होंने बड़े तपाक से ही कह दिया था कि लोग फौज में जाते ही शहीद होने। शायद वो नहीं जानते कि क्या दर्द होता है उस परिवार का, उस घर का जिनके साथ ऐसी स्थिति होती है। क्यों सत्या जी महज सरकार के लचर रवैये से हम ये सब सहे? देखिए, इसके साथ इसको नहीं जोड़ा जा सकता। हमने सैनिक हमारे सिरमौर है, हम उनका हमेशा सम्मान करते हैं जी। और हमारा देश जो है बिल्कुल ना तो कमजोर देश है और ना ही कायर देश है जी। और हमारी सेनाएं पूरी तरह सक्षम भी हैं और ना ही हमारे सैनिकों ने बॉर्डर पर कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। हमारे सैनिक भी वहां पर उतनी मुस्तैदी से हैं जी। लेकिन एक बुनियादी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, जिस दुनिया के किसी भी मुल्क में, जिस मुल्क में कानून से धर्म ऊपर होता है, उस देश में बहुत सारी समस्याएं होती है। जहाँ कानून का राज नहीं है, वहां पर देखिए ये हाफिज सईद जैसे जाने कितने लोग ऐसे हैं, तो वहां की लोकतांत्रिक सरकार को भी दबा के रखते हैं। और जहां तक अभी एटॉमिक वेपन का नाम लिया है, एटॉमिक जो पावर बन गया है, उससे बहुत ज्यादा उसको हम कहीं उससे बहुत ज्यादा आगे हैं। ये तो इंटरनेशनल जो सर्वे हुआ उसमें भी आपने बताया। तो फिर एक सरकार के चलते हमें क्यों ऐसी लीडर हक की ये भी है, ये भी उनको भी डर रहता है और पूरी दुनिया को भी डर रहता है कि जिस तरह से ये हालात बन रहे हैं कि वहां पर जो एटॉमिक जो रिएक्टर है या एटॉमिक जो वो है, तो उनके आतंकवादियों के हाथ में न चले जाए, ये भी एक डर रहता है। लेकिन हम हमेशा हमारी तरफ से उनको जवाब दिया जाता है, सक्षम जवाब दिया जाता है। दूसरी बात, राजनयिक स्तर पर भी दिया जाता है। अच्छा, आपकी बात को क्रॉस वेरीफाई। फजल जी एक सेकंड दीजिएगा मुझे। देवेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जहां तक जहां तक सैनिकों का जो वहां पर बिहार में जो उन्होंने 2 या 3 मंत्रियों ने कहा कि बहुत दुखदाई है, इस तरह की तो मैं बिल्कुल निंदा करती हूँ, हमारी पार्टी भी निंदा करती है। उनको वहां पर माफी मांगनी चाहिए देश के। अब निंदा की बात नहीं बनेगी सत्या जी, निंदा तो नहीं चाहिए, उनको हटाना उनका काम है। ये कई मसले हैं। इस बीच हमारे साथ देवेंद्र गुप्ता जी, अध्यक्ष ब्रज विकास पार्टी हैं, पूर्व मेजर भी हैं, बेहतर जानते हैं भारत के जो तौर तरीके हैं, हिंदुस्तान के हर चीज से जुड़ी हुई जानकारी उनके पास है। देवेंद्र गुप्ता जी से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। कब सुधरेगा पाक, प्राइमेट में इसी पर चर्चा हो रही है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। ब्रेक से पहले सत्या जी कांग्रेस लीडर के, उन्होंने एक बात कही कि सब कुछ है, हम तो निंदा करते हैं इन हालातों की, लेकिन कब तक आप निंदा करेंगे? देश आपके निंदनीय शब्दों को, जिनमें आप निंदा करते हैं, उनको सुनने से अब सरोकार नहीं रखता। देश चाहता है कि कुछ हो, कुछ बदलाव हो, कोई एक्शन के बदले कोई रिएक्शन कम से कम आप दें। मेरे साथ अशोक जी भी मौजूद हैं बीजेपी से। अशोक जी, आपका क्या कुछ कहना सत्या जी की बात पर? देखिए बंदा, मैं बताऊं एक बात कि अभी हमारे पास में बीएन थापर जी बैठे हैं। ये भी चूंकि पिछली बार जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने अपना बेटा गंवाया है जी, और इनसे ज्यादा कोई पीड़ा नहीं जानता देश के बारे में। आप खुद भी सेना में रहे हैं। जहां तक अभी बहन जी कह रही थी कि हमारे सैनिकों ने चूड़ियां नहीं पहना है, मैं मानता हूं हमारे सैनिकों ने चूड़ियां नहीं पहना है जी, लेकिन अब सैनिकों के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो सीधे सीधे एक्शन ले सके। इसके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है और सरकार को इसका पहल करना पड़ता है। जी। अभी हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि सेना जो चाहे वो अपने परिस्थिति के हिसाब से कर सकती है। और फिर जहां तक सरकार का मामला है, मैं तो कहूंगा ये चूंकि अब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये बोल रही हैं जी, इनके जो मंत्री हैं, इनके जो बड़े नेता हैं, वो शहीदों के अपमान करने में लगे हुए हैं। मैं पिछली बार भी कहा था गलत कि आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप उसके बाद बोलिएगा। अगर आप सुन नहीं सकते तो फिर हम आपकी क्यों सबसे ज्यादा अगर नहीं, जब आप अगर बोलेंगे तो मैं भी आपके बीच में बोलूंगा। अशोक जी को मौका देते हैं क्योंकि वो अपनी बात साबित करें। देखिए, इनके राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, वहां ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग भिखारी हैं, भीख मांगते हैं। देखिए सैनिकों की बात, मैं उसकी बात पे आऊं ना। देखिए आपकी सरकार क्या कर रही है, आपके लोग क्या कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। आपके कोयला मंत्री जी कहते हैं कि जब बीवी पुरानी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती। आपके उधर आपके कोई मंत्री ये कहता है कि देश में सेना में लोग जाते हैं शहीद होने के लिए। मुद्दे पर हो रही है उसी पे आपकी चर्चा की बात कर रहा हूँ ना मैं, आप मेरी बात को कहने दीजिए। आपके कोई आप जो ये 5 शहीद हुए, क्यों केंद्रीय मंत्री वहां गया हो तो बताइए। नहीं, लेकिन सैनिकों के नहीं, वहां सैनिकों के मामले में जो देश की विधवा, जो पिछली बार जो हुआ था मामला यूपीए फर्स्ट में, देश की शहीद की विधवाएं आपके मेडल देने वापस गई थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जब सरकार, लेकिन इस तरीके का जो सरकार का उल्लंघन है, मेरी बात सुनिए, सरकार के कार्यकाल में भी हुआ है। वंदना जी, आप मेरी बात आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन जब सरकार शहीदों के शहादत को अगर अपमानित करेगी और देश पे जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं उनको अपमानित करेगी तो देश का मनोबल गिरता है। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में अभी कोर्ट मार्शल हुए, कई लोग, उनके मेडल वापस ले लिए गए। और कुछ किसी, अभी जब चाइना 5-7 सालों से अपने रेलवे लाइन बिछा रहा था तो भारत सरकार सो रही थी। आज अगर हमको सामग्री वहां पहुंचाना होगा तो 3 दिन लगता है और वो 30 मिनट के अंदर पहुंचा देंगे। उनकी आयात आपूर्ति के लिए हमारे सैनिक अगर वहां जाएंगे तो शहीद होंगे, लेकिन वो अपने रेलवे के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, आप अगर जमीन पर तैयारी नहीं करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। आज स्थिति ये हो गया कि उनके सब सैनिक तुरंत आ सकते हैं, तुरंत जा सकते हैं। आज वो हमारे बॉर्डर के अंदर घुस गए और हमको ये बताना पड़ रहा है इंटरनेशनल फॉर्म पे कि नहीं ये मेरा जगह है। वो हमारे सैनिकों को हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दे रहे। चाइना के साथ तो ये सिचुएशन है कि जो मैकमोहन लाइन है वो अभी रिकॉग्नाइज ही नहीं की, उसको माना ही नहीं। आप देखिए ना, ये भारत सरकार इसको छुपाने में लगी रही। जब देश की मीडिया ने उसको उजागर किया, देश के लोगों ने उजागर किया, तब अब उस पर कह रही है कि नहीं हाँ ठीक है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। आप किसी चीज को छुपाएंगे, ये तरीका नहीं है। और केंद्र सरकार हर मामले में केंद्र सरकार हर मामले में फेल है। और ये मैं बता दूं, कांग्रेस की नीति ऐसा नहीं है, आज इन्हीं पहले से है। आज मैं फजल जी को देखिए, दो चीजें हैं। कांग्रेस और बीजेपी की अपनी राजनीतिक लड़ाई है ये। इनके राज्य में भी जब
एनडीए थी। कारगिल में आप सोए रहे, पाकिस्तान के सैनिक घुस गए। साहब अगर वो हमारे उसमें आए थे तो हमने उनको खदेड़ा और बोलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार जो पहले शहीद हो जाया करते थे उनकी बॉडी वहीं पर रहती थी और उनको वर्दी और बेल्ट भेजा जाता था। आप मेरी बात देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, वर्दी और बेल्ट वहाँ भेजा जाता था और ये कह दिया जाता कि आपके जो लाडले पुत्र है वो शहीद हो गए। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शहीदों का सम्मान करते हुए उनके घर पे ले गया और उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी जिला कलेक्टर है वो इन केस में रहेगा और प्रदेश के समय जो कैबिनेट मंत्री होते थे, केंद्र मंत्री होते थे, वो रहते थे। नहीं कांग्रेस की देखिए, आप अगर गलत बात कहेंगे तो मैं डिफेंड करूंगा। आप सही बात को कहिए। नहीं आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, मैं भी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। आप नहीं समाधि पे उनकी एक दिया भी नहीं, से मिली आजादी जगमगा रहे मकबरे इनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। ये बात कांग्रेस के लोग किस तरह बात करते हैं? कांग्रेस के लोगों ने हमेशा अपमानित किया। अगर जागे रहते तो कारगिल नहीं होता। देखिए आज जो अशोक जी, मैं आपको साहब आज इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान हैं, देवेंद्र गुप्ता जी हैं, अध्यक्ष ब्रज विकास पार्टी और पूर्व मेजर। देवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका क्या कुछ रिएक्शन इस मसले पर? आप हमारे पैनल को सुन रहे थे, क्या वाकई हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है? क्या ऐसे ही हमारे जवान सीमा पर शहीद होते रहेंगे, ऐसे ही पाकिस्तान हम पे हावी होता रहेगा और हिंदुस्तान ऐसे ही खामोश रहेगा? आपको यही लगता है? देखिए बन्ना जी, बात यह है कि हमारे यहाँ जब तक जो ना डिफेंस में पॉलिटिक्स जो ना इन्वॉल्वमेंट रहेगी, पॉलिटिक्स का हिस्सेदारी रहेगा, तब तक जो है ना हमारे देश के हालत नहीं बिगड़ सकते। हमारे यहाँ जो अधिकारी, हमारे जो सैनिक हैं, उनका मनोबल जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक जो ना हम कामयाब नहीं हो सकते। हमको इसी तरह से पाकिस्तान और चाइना जो ना धमकाता रहेगा। एक साहस की जरूरत होती है, एक जो ना मशीनरी से ज्यादा जो ना साहस की जरूरत होती है। हमारे यहाँ जो ये साहस किसमें नहीं है? सैनिक में नहीं है? हमारे सैनिकों में साहस बहुत है, लेकिन उनके साहस को जो ना वो अपने साहस को काम नहीं कर सकते साहस के साथ, क्योंकि सरकार जो है ना, सरकार के कठपुतली बने हुए हैं पूरा डिफेंस जो है ना। तो हमारे जब हमारे यहाँ अधिकारी हैं फौज के, हमारे देश के, वो पढ़े लिखे अधिकारी हैं, सब में दिमाग है, ज्ञान है, सब कुछ समझ सकते हैं। जब तक उनको पूरी पावर नहीं दी जाएगी तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। एक डिफेंस मिनिस्टर, उसको क्या पता है कि भाई आपका जो ना पाकिस्तान बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे किस तरह से हमको जूझना है, लड़ना है। वो हमारे जो डिफेंस कर्मचारी हैं, जो डिफेंस अफसर हैं, जो हमारे सैनिक हैं, वही जो है उसको अच्छी तरह से जो ना हैंडल कर सकते हैं, दे सकते हैं। उनको इतनी लिबर्टी होनी चाहिए, जब उनको हम पोस्टिंग करते हैं तो उनके पास पूरी पावर जो ना डेलीगेट होनी चाहिए, उनको वहां के हालात को देखते हुए कंट्रोल करने की, न कि हर चीज को जो ना सरकार से पूछना है। हमारे जो लेकिन अगर हर चीज सरकार से पूछी नहीं जाएगी, एक प्रोसेस में हम लोग नहीं चलेंगे तो कैसे होगा? तब तक जो नहीं, सरकार से पूछना है, लेकिन जो फौजी अफसर सरकारी उनको भर्ती करती है ना, सरकारी भर्ती करती है ना, अगर उनके पास इतना दिमाग नहीं है तो उनको क्यों भर्ती किया है? हमारे डिफेंस का मनोबल डाउन नहीं होना चाहिए। हमारे मनोबल जो ना उसको ऊंचा रखना चाहिए, तभी आदमी काम कर सकता है। कर्नल साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, वो फिलहाल इस पर कुछ कहने में चाहूंगी, आप भी उनको सुनिए। देखिए जी, जो मेजर साहब ने कहा बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो अंत में जो सिपाही का मनोबल है वही जीत दिलाता है रणभूमि में। जी, हथियार आप जितने भी अच्छे ले आइए वो अलग होता है। पिछले कई सालों से इसके ऊपर घात लगाया जा रहा है, मनोबल के ऊपर। जी जी, आप देख लीजिए अफसरों की तादाद कम है फौज में। क्यों? एक जमाना था जब सबसे अव्वल कैरियर माना जाता था, लोग जाते थे, जाना चाहते थे बड़ी तादाद में। आज आप किसी से सुनिए तो शायद ही कोई यंगस्टर ये कहे कि मैं फौज में जाना चाहता हूँ। ठीक है, कारगिल रिव्यू रिपोर्ट बनाई गई, सुब्रमण्यम जी ने जो बनाई, उसके ऊपर एक भी अमल नहीं हुआ। पे एंड अलाउंसेस है, उसके अंदर क्या इतना बड़ा बोझा पड़ जाएगा उस सरकार के ऊपर कि एक रिटायर्ड ऑफिसर या जवान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए न्यौछावर की हो, सेवा में लगा दी हो, वो उसको आप रिस्पेक्टेबल पेंशन भी नहीं दे सकते। उसके बाद में ऐसे कई मुद्दे हैं। इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट देख लीजिए। आज जो हमारे
फ्रंट लाइन जेट फाइटर नहीं, ये ठीक है, थापर साहब की मनोबल गिरता है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान को कैसे शांत कराएगी? क्या सरकार की नाकामयाबी है कि वो मनोबल भी नहीं बढ़ा पाती, फैसला भी नहीं ले पाती, अटैक को लेके उसकी कोई रणनीति नहीं है? सबसे पहले तो माहौल क्रिएट करना ना, ठीक माहौल होना चाहिए। अगर आप सेना को इस तरह का माहौल शांति का कि हमारे मित्र हैं, आप अपने आप को कंट्रोल में रखिए, कोई बात नहीं, एक जगह पे इंसिडेंट हो गया, लेकिन हमको अपनी अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, मैं कई टॉक शोज पे गया हूं। जी जी। सबसे पहले सौरभ कालिया का केस हुआ, जी जी, तो बड़ा उत्तेजित, पूरा देश उत्तेजित हो गया, और हमारे जो सलमान जी जी सलमान खुर्शीद साहब हैं, उन्होंने कह दिया इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ठीक समय पे दिया जाएगा। क्या भूल गए कि कब क्या करा जाएगा? 2 आदमी उन्होंने हमारे मार दिए, बड़ी बुरी तरह से मारा। जी जी। फिर उनका वही जवाब था, ठीक समय पर ठीक मौके पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब ये 15-20 बार बोल चुके हैं वो, क्या मौका है? और फिर जाके 2010 के बाद 260 बार अब तक सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। फिर वो लखनऊ में जाके बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान के जो आए वहां से फॉरेन मिनिस्टर, उनको लखनऊ में ले जाके खातर स्पेशल डिनर भी कराते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप अपना रवैया तो दिखाइए, गुस्सा प्रकट करिए, आप आक्रोश प्रकट करिए। सत्या जी, सरकार बेवकूफ समझ रही है क्या देश की जनता को? देखिए नहीं, ना सरकार बेवकूफ है, ना जनता बेवकूफ है, जनता हमारी बहुत समझदार है। दूसरी बात, हमने कभी भी, हमारी कांग्रेस पार्टी ने या सरकार ने कभी भी सैनिकों के सम्मान को कम नहीं आंका है। क्यों नहीं कम आंका है? हमेशा सैनिकों के सम्मान को हमेशा अभी ध्यान में रखा है। 5 सैनिक शहीद हुए, कौन सा केंद्रीय मंत्री कहा गया? ओबामा जो है, जी जी, प्रेसिडेंट ओबामा जो है जी 500 किलोमीटर दूर आता है एक डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए जो अफगानिस्तान से आती है, और बाकायदा उनको बड़ी अच्छी तरह से उनको रिसीव किया जाता है। हमारे जवान अभी वही दिक्कत है ना, थापर साहब की ये लोग अच्छी चीजों की नकल भी नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ दिक्कत सबसे ये है कि एक तो इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा शक्ति, पक्ष और विपक्ष में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, दोनों अपनी अपनी सियासत, चूंकि चुनाव नजदीक है इसलिए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब घटनाएं घट जाती है तब हम रिएक्ट करते हैं। अब रक्षा मंत्री को 3 दिन लगे ये बताने के लिए कि आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए। पहले उन्होंने कुछ दिया बयान सदन में, फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट। तो ये जो स्थिति है सरकारों की, अगर इसी तरह की रहेगी, सत्या जी बोल लेने दीजिए, सरकारों की जब ये स्थिति रहेगी, चाहे कोई सरकार, हमारे जवानों का जोश खत्म हो चुका था। जब अपनी राजनीति करेंगे, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस किया जाएगा, वोटों को नफा नुकसान में डालेगा, तो पाकिस्तान के आपको बांग्लादेश और नेपाल भी आपको मुंह चिढ़ाएगा, और श्रीलंका भी आपको मुंह चिढ़ा रहा है। आपकी स्थिति ऐसी हो गई। सत्य जी, आपके यहाँ सलमान खुर्शीद, AK एंटनी साहब, ये सभी लोग, सबका इसका ही हाल रहता है। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देश की रक्षा के नाम पर कभी भी कोई समझौता नहीं किया, कोई सौदा नहीं किया, कोई राजनीति नहीं की। दूसरी बात मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि जहां तक हमारे रक्षा मंत्री का पार्लियामेंट में दिए गए स्टेटमेंट का के बारे में बता रहे हैं, तो पार्लियामेंट में उन्होंने कोई स्टेटमेंट न तो बदला था, न यू टर्न लिया कि यू टर्न ले लिया, बदला उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। गलत कोई नहीं छिपाया, सदन से छिपाया, देश से छिपाया उन्होंने। सत्या जी, अरे मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जो आए थे जी पाकिस्तानी घुसपैठिए, वो सेना की वर्दी में थे। घुसपैठिए सेना भी नहीं, वो घुसपैठिए सेना के सैनिक में नहीं हो सकते। उन्होंने तो 20-25 दिन चीन के मामले को छुपाया कि चीन के सैनिक हमारे उसको। अच्छा सत्य जी, एक छोटी सी बात है, अगर पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हुआ या पाकिस्तान की सेना की वर्दी का इस्तेमाल हुआ है, उस वर्दी में घुसपैठिए थे, आतंकी थे, XYZ जो भी थे, आपको पाकिस्तान के खिलाफ रहना होगा या नहीं रहना होगा? नहीं, बिल्कुल तो नहीं कर सकते कि मेरे दुश्मन की जमीन पर कोई और आ गया था, उसकी गलती नहीं। वही थे, वो तो क्लियर भी किया, क्लैरिफाई किया। अब तक इंतजार कीजिएगा। पहले जो बात की उसको स्पष्ट किया था उन्होंने, कोई बदला नहीं था, स्पष्ट किया था। कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे देवेंद्र गुप्ता जी? देखिए पन्ना जी, अब हमारे यहाँ हमने पहले भी कहा है कि ये जो ना मुद्दा जो ना कभी सॉल्व नहीं हो सकता जब तक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी। जी जी जी। हमारे जो सैनिक कर्मचारी हैं, सैनिक है, उनका मनोबल बढ़ना चाहिए। मनोबल से ही जीत हो सकती है, मनोबल नहीं होगा तो कभी हम जीत नहीं सकते, कभी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे नेताओं को 3-3, 4-4 दिन में अगर कोई चीज को जो ना डिसीजन लेने में लगता है
तब तक तो दूसरा देश जो ना हमारे ऊपर पूरा अटैक करके अंदर घुस के हमको मार के चला जाएगा। तो हमारे यहाँ जब हमारे ऑफिसर्स सब योग्य हैं, क्षमता है, विद्वान है, मनोबल है, तो उनका यूटिलाइजेशन उन्हें करने देना चाहिए। जो जिसका काम है उसी को करने देना चाहिए। ये नहीं है उनके ऊपर कंट्रोल वाच करने के लिए है सरकार, उसे वाच करे, कोई दुरुपयोग नहीं हो, कोई गलत नहीं हो। लेकिन जो सेना कर रही है वहां को देखते हुए सेना ही कर सकते है। आज मेडल वापिस करते हैं, कौन सम्मान को वापिस करेगा? वो वापिस तभी करते हैं जब हमारे सैनिक परिवारों का हनन होता है, हमारे सैनिक परिवारों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, हम उनका मनोबल डाउन होगा, उनकी कोई सुनेगा नहीं, तो मेडल क्या सभी कुछ वापिस करेंगे। हम और आप, वंदना जी, कोई भी हो, सब वापिस करेंगे। हर आदमी सम्मान का भूखा है। सम्मान से देश में कोई फौज में ऐसे मरने नहीं जाता है, फौज में सम्मान के लिए जाता है। अगर उसके सम्मान को क्षत पहुंचेगी तो उसका परिवार या कोई भी आदमी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इवन टू मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये हमारी पॉलिटिक्स जो ना इंटरनल जो ना जो चल रही है, ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, आज ये कोई मुद्दा होता है, देश में होता है, सबको एकत्रित होकर जो है काम करना चाहिए। कोई काम करने को राजी नहीं है, सिर्फ जो ना एक दूसरे की अपनी पॉलिटिक्स के लिए सरकार में कैसे कुर्सी चल जाए, देश को बदनाम कर रहे हैं। तो ये बदनाम नहीं कर रहे हैं, हमारी पूरी जनता का शोषण हो रहा है। भारत की जो छवि है ये कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रही है। ये सोशल सिक्योरिटी ये सरकार का काम है, न कि जनता को और इसको हेरेसमेंट करने का काम है। ये हमारे जवानों का, जनता का शोषण हो रहा है। तो वंदना जी, ये मेरे माध्यम से है कि भाई ये जो ना हमारे ये डिफेंस का मामला डिफेंस ऑफिसर्स के पास होना चाहिए और उनका मनोबल हमेशा बढ़ाना चाहिए, उनका मनोबल डाउन नहीं करना चाहिए। मुमकिन है फजल जी, ये क्या ये मुमकिन है जो कह रहे हैं मेजर साहब? मेजर साहब ने बहुत अच्छी बात की। वही जो बात मैं कह रहा था कि राजनीतिक इस पूरे मामले में राजनीति को दूर करना और दो काम जरूर करना चाहिए कि एक तो हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब सरहद पर भी दें और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जितनी गंभीरता और मजबूती से इसको उठा सके कि पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है और जो नहीं कर पा रहे हैं हम, बदकिस्मती ये है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस पूरे मुद्दे को नहीं उठा पा रहे हैं। अमेरिका जैसा बल्कि पाकिस्तान इस मामले में ज्यादा होशियार है। अभी वहां आए हुए थे, मून का जिक्र आपने किया, मून आए हुए थे, वहां फिर नवाज शरीफ ने कश्मीर का राग छेड़ दिया। तो बार बार इस तरह के और कहा कि आप हस्तक्षेप कीजिए। वो तो चाहता है कि कोई तीसरा देश मध्यस्थता करे इस मामले में, लेकिन हम इस मुद्दे को जितनी गंभीरता और मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा सकते थे वो नहीं कर पा रहे, उसमें कमजोर है। तो हमें दोनों काम करना चाहिए, वहां भी अंतर्राष्ट्रीय मंच। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि अपने डिफेंस ऑफिशियल्स को ये लिबर्टी दे दी जाए? आपको नहीं लगता कि सरकार और उसमें कहीं हमारे सेनाध्यक्ष है वो स्वयं वहां पर गए बॉर्डर पे और उन्होंने सैनिकों को कहा है, पूरी छूट दी कि इनको अगर मुंहतोड़ जवाब देने की उनको खुली छूट दी। हमारे रक्षा मंत्री ने 4 दिन के बाद कहा, रक्षा मंत्री ने हमारे सेनाध्यक्ष ने कहा जो करना कीजिए, सेनाध्यक्ष ने कहा। दूसरी बात यह है जहां तक इनका सवाल है कि वो तो त्रिपक्षीय वार्तागिरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें देखिए कश्मीर के इशू पे कोई त्रिपक्षीय वार्ता का कोई सवाल ही नहीं। हिंदुस्तान ने पहले ही मना कर दिया कि हमें तीसरे देश की कोई आवश्यकता नहीं, ना कोई हस्तक्षेप हम बर्दाश्त करेंगे। तीसरे को आप बुला नहीं रहे हैं मीडिया, हम कोई हस्तक्षेप नहीं सुलझा पा रहे हैं। हस्तक्षेप नहीं स्वीकार कर सकते हैं किसी भी सूरत में। और हिंदुस्तान वो देखिए सरकार जवाब कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, इसमें किसी चीज की कितनी दफे वापस चुनाव बता रहे हैं आप बार बार, आप किसको बार बार बता रहे हैं हम बहुत मजबूत हैं, कश्मीर हमारा हिस्सा है, आप प्रस्ताव वही घसी पिटी चीजें पास कर रहे हैं। आप मारिए ना उन्हें सरहद पे, क्यों नहीं मारते हैं आप? केवल वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए होता है। आप जो सीमा पर होती है फौज जितनी अच्छी तरह जानती है उन हालातों को, हालात में कुछ अधिकार तो फौज के अधिकारियों को मिलना चाहिए। जब तक अधिकार नहीं देंगे, ठीक कहा कि 3 दिन के अंदर दाखिल हो जाएंगे वो। देखिए वंदना जी, मैं एक बात बताऊं जी अब चूंकि जब मैं बोलता हूं तो बहन जी पता नहीं क्यों नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं ये उनका परम कर्तव्य है। नहीं, वो कर्तव्य है, लेकिन मेरे हिस्से का 2-4 मिनट इनको फालतू दे दीजिएगा, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी, आप कहिए। मैं एक बात बता दूं, जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें मंगल पांडे, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर और सुखदेव, इन सब की कहानियों को दिया जाता था। और जो देश के जो प्रमुख लोगों में अगर कोई गिनती होती थी तो मैं बताऊंगा, तो उसमें मदन मोहन मालवीय, मोहनदास करमचंद गांधी, वीर कुंवर सिंह और इन सब लोगों का प्रेरणा हमको मिलता था। जब हम महिलाओं की बात करते थे तो दुर्गा भाभी, अहिल्याबाई और रानी लक्ष्मीबाई का चर्चा होता था। आज ये खत्म है।
उसमें इतिहास को नहीं याद फिर वही दिक्कत है आपके साथ, या तो आप सुनिए मैं आपकी बात। अशोक जी आप कहिए। और फिर जब हम वैसे बात करते थे तो चाहे वो भी हमीद हो, मोहम्मद हमीद हो जो उसमें 1971 की लड़ाई में थे, अब्दुल हमीद साहब, चाहे हम और किसी का भी नाम ले लें, वो सब लोग एक वो था कि देशभक्ति को जागृत करने के लिए एक राष्ट्रवाद की भावना बचपन से लेके और फौज तक हम इसको पूरा प्रयास करते थे। जी जी। आज ये चीजें बदली है। बदली है या खत्म से हो गई है? आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि जब भारत है तो ये खत्म नहीं हो सकता। और देश में जो सैनिक हैं, जो देश में जो लोग जाते थे वो एक जज्बात के साथ जाते थे और उनको लगता था कि भाई अगर मेरे पूरे 15 साल 20 साल के टर्म ओवर में अगर कोई युद्ध नहीं हुआ तो मेरा जो सर्विस है जीवन लोग कई लोग तो ये कहते थे उसको कि ये जीवन ही बेकार है अगर मैंने लेकिन वो एक लड़ते थे और सीधे सीधे लड़ाई होती थी। जी जी। आज वो लड़ाई का रूप चेंज हो गया। अब वो सेना जाता है, सैनिक जाते हैं, उसमें भर्ती होते हैं, उनको ये नहीं पता कि मैं छुट्टी पे आया हूं, जिंदा लौट के जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मैं बाहर का बॉर्डर को संभालूंगा या छत्तीसगढ़ या झारखंड या उत्तरांचल में संभालूंगा। ये स्थितियां बदली है। आज देखिए, अब सत्यबेन जी कह रही थी तो मैं सुन रहा था, चूड़ियां कभी सैनिक किसी देश के नहीं पहनते। अगर चूड़ी कोई पहनने का अधिकारी है तो जो उस देश के नेतृत्व कर रहा है वो है, हम उन पर नहीं उठा सकते। आज आप बोल दीजिए 8 घंटा बहुत है पाकिस्तान के लिए, 8 घंटा के अंदर पाकिस्तान बहुत ठीक हो जाएगा, दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। आज जो घुसपैठ हो रहा है, जो हमारे देश में ये परिस्थितियां जगी है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है। और मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में हूं, मैं मानता हूं कहीं विचारधारा की कमजोरी होता है उसमें हम भी इन्वॉल्व हैं। और सैनिक अगर हमारे 5 जवान जो शहीद हो रहे हैं या और जो जवान शहीद हो रहे हैं, चाहे वो नक्सलवाद में हो, चाहे वो आसाम में हो, चाहे कहीं भी हो, ये सैनिक हमारे देश में हमको रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा के लिए गए हुए हैं। और आज अगर उनके जीवन की रक्षा या उनके शहादत को अगर हम उनको सही से सम्मान नहीं देते तो निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय है। और इस अन्याय को अगर जो भी इसका भागीदारी है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता है। अभी मुझे याद है जब 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था, जब बिजन थापर जी का 100 यहाँ आया था नोएडा में, मैं भी उसमें शामिल था, आप उनके पिताजी यहाँ पे हैं, उसमें लाखों लोग यहाँ थे। और उसमें मुझे लगता है कि प्रदेश के और सेंट्रल के केंद्रीय मंत्री भी थे और डीएम को ये स्पष्ट आदेश था कि जिस भी जिले में कोई भी शहीद का शव आएगा वो वहां रिसीव करेगा और वो अंतिम संस्कार तक वहां रहेगा। और जिले का पुलिस, वो जो सेना के लोग आते थे उनके साथ साथ जो जिले का फौज रहता था उसको सलामी देता था। आज ये स्थिति बदली है कि बिहार प्रदेश का एक मंत्री कहता है कि लोग सेना में शहादत के लिए जाते हैं, या वो है, ये बड़ी विडंबना है कि सेना का मनोबल गिरता है। देखिए को जिस व्यवस्था का शिकार होना पड़ा उसके बाद देखिए उनको बयान करने दीजिए, ये देखिए किस व्यवस्था के तहत शिकार हुए। उन मंत्रियों की बात मत करिए, मैं भी एक सैनिक की बेटी हूं, उन मंत्रियों की बात मत करिए, मुझे भी बहुत हर्ट होता है इस तरह की बात सुनने में। आज लेकिन सैनिकों का सम्मान अपनी जगह है, फजल साहब जो कह रहे हैं मैं उसकी बात को जवाब दे दूं। आपको याद होगा जब कारगिल में घुसे थे तो शीतकालीन समय था, वो सर्दियों का समय, सर्दियों में बर्फ जम जाता है। आज वो कोई शीतकालीन समय नहीं है। और एक बात याद रखिए, जब 1999 में पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था तो हमने किसी चीज को छुपाया नहीं था और हमने उसको तुरंत एक्शन लिया था। और उसको देखिए, अगर कोई घुसता है तो उसको सामना करना चाहिए, उसको देश के सामने छुपाना नहीं चाहिए। आज कांग्रेस के नेतृत्व जो है इसको छुपा रही है, इसको दबा रही है और उसको सामने लाना चाहिए। आज सैनिक हमारे तैयार है, एक कारगिल की घटना को भी मैं नहीं दोहराना चाहती। कारगिल की समय उस वक्त भी यही थे, नवाज शरीफ अटल जी के साथ गले मिल रहे थे और एक दूसरी तरफ ही कारगिल लोग, कितना बड़ा विश्वासघात हो रहा था। जब वो गले मिले तो जो वक्त पड़ा तो हमने उनका गला भी काटा। अरे गला हमारे भारत में कोई आके घुसा नहीं, हमने उनको इतने बड़ा आपके जैसे बातों को छुपाते नहीं है। नहीं, गलत बात कोई छुपाया नहीं। नहीं, देखिए कारगिल में कांग्रेस नौजवान लड़के वहां मारे गए तो उनको पूरा समय नौजवानों को वहां भेज दिया। दूसरी बात आप कह रहे हैं, देखिए ये सारा देश जानता है,
कारगिल शहीदों के लिए ताबूतों में भी भ्रष्टाचार हुआ था। आप अगर देखिए, अभी आपने बात कही, आपने उस समय जॉर्ज फर्नांडिस की तरफ भी कहा था, जब देश लड़ रहा था तब बहुत ज्यादा बात आज 9 वर्षों से आपकी सरकार है, आपकी शासन है, उसको सिद्ध करिए। 9 वर्षों से आपकी सरकार है ना। आप अगर जॉर्ज फर्नांडिस में दोषी है, अटल जी दोषी, उनको जेल भेजिए। आप लोग जब शहादत के नाम पे, दो देश के नाम पे राजनीति करते हैं, आप लोगों ने उस समय नारा दिया था। आप सुनने का संयम रखिए, देखिए, प्लीज कहने दीजिए। मैं जो कह रहा था कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि विजयन जी का शब्द जब आया, आप उनको लेकिन उसके बाद व्यवस्था का किस तरह शिकार हुए, इसकी भी आपको जानकारी। देखिए, मैं चुनाव लड़ चुकी थी, मैं भी इस क्षेत्र में रही, और मैं हर चाहे यहाँ से लेके जेवर तक जितने शहीद आए, मैं खुद जाके उनके जी आप प्लीज कहें, और बहुत ज्यादा समय मेरे पास नहीं है। ये सच है कि विजयंत का खास करके बहुत अच्छी तरह से वो हुआ था, अंतिम जो भी रस्म वगैरह सम्मान के साथ पूरा। लेकिन आज असलियत कुछ बहुत बताऊंगा तो शायद आप दोनों को अपना सिर नीचे करना पड़ेगा। अभी सीआरपीएफ के कुछ लोग मारे गए थे जी झारखंड में जी, उनको म्यूनिसिपैलिटी के कचरे के ट्रक में ले आया गया उनकी बॉडी को। अब आप बताइए क्या सम्मान है और क्या है, तो इसके ऊपर हम गए थे। ये राजनीतिक स्टैंड है। रमन सिंह की सरकार उसको शहीद को आप बांट नहीं सकते कि ये कांग्रेस का है और सम्मान की बात है, व्यवस्था की बात है। हमारा इतिहास आप बांट नहीं सकते। हमारा इतिहास देश का इतिहास है, ना वो बीजेपी का है ना वो कांग्रेस का है। लेकिन बदकिस्मती से आज कारगिल की लड़ाई बीजेपी की हो गई है और 71 की लड़ाई कांग्रेस की हो गई है, और सेना का कुछ भी नहीं रहा। अब इतनी अफसोसनाक बात है कि हमारे जैसे अफसर जो 62, 65, 71 और बाकी छोटी मोटी लड़ाइयों में लड़े हैं, बेटे भी गवाए हैं, दादा भी गवाया है, उनको अपने मेडल पूरे धरने में बैठना पड़ा और अपने मेडल वापस करने पड़े। कोई नेता नहीं आया वहां पे, कोई ये नहीं। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। यही राजनीतिक चरित्र है हमारे मेडल वहां पे दिया है, लोग महावीर चक्र तक दिया है। 7 लेफ्टिनेंट जनरल जमीन पर बैठे हुए थे वहां पे जंतर मंतर में। यही बात तो मैं कह रहा था। ठाकुर साहब, इस राजनीति का चरित्र यही है कि जब सांसदों को अपना वेतन बढ़ाना होता है, आपराधिक मामले में उनको बरी करना होता है, आरटीआई से बचना होता है, तो सब एकजुट हो जाते हैं। लेकिन इस देश के खास कर सैनिकों की बात, मेजर साहब की बातें भी बहुत मुद्दे की बातें हैं, और मैं चाहती हूँ कि वाकई में ऐसा वक्त है कि पाक को सुधारने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले ऐसा लगता है कि अपने देश की सरकार को अपने आप में काफी सारे सुधार करने की भी जरूरत है। और ऐसे वक्त में हिंदुस्तान का सैनिक भला क्या कह सकता है? वो यही कह सकता है कि हम सैनिक हैं, सम्मान करो, शहादत का ना मेरी अपमान करो, अपनी राजनीति के लिए हमको मत बदनाम करो, मत बदनाम करो, मत बदनाम करो। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए, शिद्दत से अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइमेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए।